हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम अकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं गति के नियम और गति के समीकरणों के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि चाल क्या होती है और चाल के प्रकार क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग बात करते हैं कि गति के नियमों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? गति के नियम। गति के समीकरण सबसे पहले जानते हैं। गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, समझते हैं। तो यार बेसिकली बात करें हम कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है, जब वो सरल रेखा में गति करेगी तो उसके पास क्या होगा? टाइम लगेगा। अगर वो स्पीड को धीमा और तेज कर रही है तो उसके पास क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा। आई बात समझ। तो अगर हम बात करें गति के समीकरण की, तो गति के तीन समीकरण हैं। एक फर्स्ट नियम क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। अभी बता रहे हैं आपको कि क्या होते हैं। दूसरा है, अच्छा इसका यूज क्या है? देखिए v u a t चार चीजें हैं। चार में से अगर कोई तीन चीजें आपको दे दी जाए, कोई भी तीन वैल्यू आपको दे दी जाए, तो चौथी वैल्यू आप उसको बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है, समझते हैं। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये था हमारा गति का तीसरा समीकरण। अब इसमें जो सिंबल यूज हुए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं v की क्या होती है, u की पहले बात करते हैं। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। फिर v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग होता है। अब अंतिम वेग का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल, एफ आई एन ना, फाइनल वेलोसिटी होती है। फिर ये हो गया। फिर क्या बचा? ए क्या होता है? ए होता है त्वरण। त्वरण एक्सीलरेशन होता है। ठीक है। अब आफ्टर दैट टी या टाइम, समय। फिर क्या आपके पास बचा? एस इज द डिस्टेंस, दूरी। क्या होगी? ये आपके पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये क्या थी हमारे पास? ये हमारे गति के समीकरण है। गति के समीकरण का यूज क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको निकालनी है, चार वैल्यूज दी हैं, चार वेरिएबल्स हैं। इन चार वेरिएबल्स में कोई भी तीन वेरिएबल अगर आपको दे दिए जाएंगे तो आप चौथे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। किसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसका। ठीक है। बस आपको इतना जानना है कि गति के समीकरण क्या होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्या चीजें हैं, इनके बारे में आपको हमने विस्तृत रूप से बता दिया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गति के नियमों। किसकी बात करेंगे? गति के नियम। ठीक है। तो आइए देखते हैं गति के नियम क्या होते हैं। गति के नियम, दोस्तों गति के नियम कितने होते हैं? तीन होते हैं। गति के नियम कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन सा? लॉज ऑफ मोशन लिख देते हैं। लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? थ्री लॉज ऑफ मोशन होते हैं।
वन बाय वन इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो क्या है, आइए बात समझते हैं। जैसे समझिए ये मार्कर लगा हुआ है, ये मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ, समझ में आ रहा है। ये मार्कर रखा है, ये मार्कर कब तक रखा रहेगा? तब तक रखा रहेगा जब तक कि मैं इसको उठाऊंगा नहीं। तब तक रखा रहेगा जब तक कि मैं इसको उठाऊंगा नहीं। जब मैंने उठाया तो ये क्या लगा? बल लगा। क्या लगा? मैंने बल लगाया। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु है वो तब तक रखी रहेगी जब तक कि उसे कोई उठाएगा नहीं। कोई उठाएगा नहीं से मतलब क्या? बाह्य बल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? बाह्य बल नहीं लगेगा। जैसे आपकी बुक रखी हुई है, मेज पर रख दिया आपने, तो मेज पर कब तक रखी रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। अगर आप बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, मोशन में है, गति में है, तो कब तक चलती रहेगी? जब तक कि उसमें आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। जो ब्रेक हुआ वो क्या हुआ? आपका बाह्य बल हुआ। क्या हुआ? बाह्य बल हुआ। आज बात सुनिए, आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, कब तक नहीं रुकेंगे? जब तक कि आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे, जब तक कि आपको कोई खींचेगा नहीं। अगर आपको किसी ने खींच लिया तो आप क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। क्लियर हो गई होगी बात। तो ये हमारा गति का क्या है? प्रथम नियम। फिर समझ लीजिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था, विराम मतलब क्या? रुकी हुई है, रेस्ट पर, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। आगे होगी बात समझ। तो लिख दे रहे हैं हमें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी यदि या कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए बात फिर समझ लीजिए, जैसे कोई कार है, दौड़ रही है, कब तक दौड़ती रहेगी? जब तक कि उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाया जाएगा। जब तक उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाएगा तब तक वो क्या करेगी? वो मोशन में ही रहेगी। यदि कोई एक कार है, कार कब तक खड़ी रहेगी? जब तक कि उस पर कोई धक्का नहीं देगा या स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट करना है, धक्का देना क्या है? आपका बाह्य बल का कार्य करेगा। क्या होगा? बाह्य बल का कार्य करेगा। जैसे ये लिखा हुआ तो ये कब तक लिखा रहेगा? जब तक कि इसको कोई साफ नहीं करेगा। भैया आई बात, जब तक कि इसको कोई साफ नहीं करने वाला आएगा तब तक ये लिखा रहेगा, तब तक ये लिखा रहेगा। आई बात। और
तब यहाँ पर अगर कह रहे हैं मार्कर ये हमारा चल रहा है, मार्कर चल रहा है, ये चल रहा है, कब तक नहीं रुकेगा? जब तक कि मैं इसको रोकूंगा नहीं, अर्थात मैं क्या कर रहा हूं, उस पर वाय बल लगा रहा हूं। तो यही है क्या, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। अच्छा, इसे और भी नामों से जानते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी जानते हैं, इसे गैलीलियो, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आई बात? अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेट क्या करता है, न्यूटन का प्रथम नियम भी करता है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो के बारे में आप लोग जानते होंगे, कौन है गैलीलियो, बताएगा कोई? चलिए देखो, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी ना। हाँ, जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? इसे जड़त्व नियम कहते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाय बल नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाय बल नहीं लगाया जाएगा। अब न्यूटन कौन है, आप लोग जानते हो? न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बहुत सारे क्षेत्रों में, अपने हर लगभग फिजिक्स के हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया है। लेकिन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करेंगे बाद में, ठीक है। और न्यूटन क्या है? बल का मात्रक भी है। तो ये है क्या, गति का प्रथम नियम था। तो आइए बात करते हैं गति के द्वितीय नियम का, बात करते हैं। क्या बात करेंगे? गति का द्वितीय नियम की बात करते हैं। हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। अब गति का द्वितीय नियम क्या है भाई, ये बात समझिएगा। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर बल को नाम दे दिया F, बल F लगाया जाए तो यह मतलब कौन? यही बल। तो यह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुकमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुकमानुपाती होता है, समझिएगा बात। जैसे देखिए, ये कोई एक वस्तु थी, यहां पे ये क्या है? कोई वस्तु है, वस्तु नहीं है, यहां पर एक कोई वस्तु है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है? m। यहां पर क्या लगा? बल लगा। अब जब बल लगाएंगे तो यही वस्तु क्या होगी? मान लीजिए यहां पर आ गई। अब यहां पर आएगी तो क्या द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें एक वेग उत्पन्न हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। एक वेग भी उत्पन्न होगा और एक त्वरण भी उत्पन्न होगा और एक क्या होगा? द्रव्यमान तो द्रव्यमान रहेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो F होता है ये अनुपाती हो जाता है। किसके अनुपाती हो जाता है? द्रव्यमान मतलब m और त्वरण मतलब a। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू ma, या फिर F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक फिजिक्स में कांस्टेंट आ जाता है, अनुपाती का चिन्ह क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Kma, जहां K क्या है? K एक नियतांक, जहां K एक नियतांक है। क्लियर है? अब K का मान मोस्टली होता क्या है? K इक्वल टू 1। यदि K इक्वल टू कितना हो जाए? 1 हो जाए, तब क्या होगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर K इक्वल 1 रख दो, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma हो जाएगा। इसका मतलब बल क्या, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। क्या बात समझ में नहीं, F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आगे बात समझे तो हाँ, तो ये क्या हुआ था, हमारा बल था, ये हमारी बल थी। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ क्या था, मोशन था। क्लियर हो गई होगी बात को, सभी को बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे, हाँ थोड़ी सी इसी में और थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए अगर हम कह दें, अगर थोड़ा सा यहां समझिएगा, अगर यहां से क्या आ गया आपके पास, यहां से आ गया F बराबर ma आ गया, इसका मतलब क्या है, बल बराबर द्रव्यमान, क्या लिख क्या है, द्रव्यमान और गुणे, ये क्या है आपका त्वरण है। सभी को पता है क्या है, त्वरण। ठीक है, तो ये बल हो गया और ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया और ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, अगर समझिएगा हमारी बात, यदि m बराबर कितना हो जाए, 1, m बराबर 1 ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, और a बराबर कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। 1 को हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, एकांक, क्या करते हैं, एकांक। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एकांक। तो तब क्या हो जाएगा, f बराबर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, f बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 f बल का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो कोई अगर पूछ ले कि एक न्यूटन क्या है, कि एक न्यूटन क्या है, बल के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे काफी। तो एक न्यूटन समझिएगा, अगर कभी कोई कुछ अगर पूछ ले कभी भी, एक न्यूटन बहुत बढ़िया, एक न्यूटन क्या होता है समझिए, एकांक द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को, एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को एकांक मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, एकांक द्रव्यमान के, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। फिर समझ लीजिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। ये न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। क्या है, बल का मात्रक। हाँ, और बहुत सारे बल के मात्रक होते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अच्छा यहां देखो, m मतलब क्या होता है, किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, kg × m/s स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे मात्रक होते हैं, और इसको चेंज कर सकते हैं, ग्राम में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेकंड में रहेगी। चलिए कोई बात। अब इसके बाद एक बात और करते हैं, अगर यदि f बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। f बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, f बराबर 0 का मतलब क्या हुआ समझिएगा, बल कितना हो जाए, 0। बल 0 का मतलब क्या हुआ, अर्थात बल लगाया ही ना जाए। ये बात समझ रहे हैं, अगर बल लगाया ही ना जाए, तो अगर f का मान 0 हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात त्वरण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो है, त्वरण 0 हो जाएगा, इसका मतलब वेग नहीं होगा। अगर किसी चीज का त्वरण 0 नहीं, वेग तो हो सकता है। अगर त्वरण 0 आ गया, क्या आ गया, त्वरण 0 आ गया, अगर बल नहीं लगाया जाएगा, कोई सी वस्तु पर बल नहीं लगाया जाएगा, तो क्या करेगी वस्तु, क्या उसमें मूवमेंट होगा, कुछ कोई मूवमेंट ही नहीं होगा।
अरे बात नहीं, कोई मोमेंट होगा ही नहीं। तो अगर कोई मोमेंट हो ही नहीं रहा, कोई बल लग ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है क्या, गति का प्रथम नियम ही तो है। इसका मतलब गति का प्रथम नियम ही तो है भैया। गति के प्रथम नियम में क्या बताया आपको कि यदि कोई वस्तु पर वह बल ना लगाया जाए तो क्या होती है, वो वस्तु वहीं पर क्या होती है, स्थिर रहती है। यही तो है गति का प्रथम नियम। यहाँ से यही सिद्ध होता है कि अगर मैं प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्लियर हो गई होगी बात समझ में, आ रही होगी बात समझ में है। तो ये थी हमारी क्या, गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम की बात। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे गति का तृतीय नियम। तो आइए देखते हैं गति का तृतीय नियम क्या होता है। हाँ, इसे न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते थे, जो गति के द्वितीय नियम को। अब तृतीय नियम हो गया, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। हाँ, देखते हैं गति का तृतीय नियम क्या है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, एक्शन रिएक्शन क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ भी से कहते हैं, इसे इसी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को ही एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो आइए अब बात समझते हैं कि एक्शन रिएक्शन लॉ क्या होता है। बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। हाँ, इसे न्यूटन का तृतीय नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन का, इसे देखो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या कह सकते हैं, न्यूटन सही कहा, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। देखिए फर्स्ट गति के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम को द्वितीय नियम न्यूटन का, तीसरे नियम को न्यूटन का तृतीय नियम भी कहते हैं। वैसे ही इसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। आई बात समझ, इसका मतलब जैसे मैंने इस बोर्ड पर क्या किया, धक्का दिया, ऐसे मैंने मारा, अब मारा तो मतलब क्या लग गया, बल लग गया। अब मैं इसको ठेल रहा हूं, ऐसे ठेल रहा हूं, नहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बल लग रहा है ना, मैंने बल लगाया। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। जब मैंने इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये क्या कर रही है कि उधर से भी उतने ही न्यूटन का क्या हो रहा है, बल लग रहा है। जैसे इधर से मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया तो उधर से भी क्या होता है, 5 न्यूटन का ही बल अप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में। तो इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। जब हमने इस पर एक्शन किया तो ये क्या किया, रिएक्शन किया। आपने देखा कि जब मैंने मारा तो आपके हाथ में चोट लगी। चोट कब लगती है, जब कोई मारता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसके द्वारा भी क्या किया जा रहा है, रिएक्शन किया जा रहा है। ओके, तो किसी वस्तु पर उसकी क्रिया के विपरीत क्रिया के विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, समान प्रतिक्रिया होती है। आगे होगी बात समझ में। इसका मतलब कि अगर हम किसी व्यक्ति को मारते हैं तब हमको भी थोड़ी चोट लगती है कि नहीं लगती। इसका मतलब उसकी जो बॉडी थी वो भी हम पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है। यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है,
आई बात समझे? तो जैसे हाँ, जैसे ये गुटका लगा हुआ है, ये क्या है? गुटका हुआ, ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट। अगर कोई भी इधर से खींच रहा है, एक इधर से मैंने इसको धक्का दिया, तो इसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा है धक्का? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, बराबर तो है लेकिन माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? वो विपरीत दिशा में दर्शाता है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी ए, मैंने इसको धक्का दिया, इसमें मारा तो क्या हुआ? इसने भी हमको क्या किया? धक्का लगाया, लेकिन बराबर लगाया, लेकिन क्या किया? विपरीत दिशा में लगाया, इसलिए मैंने इसको क्या लगा दिया? माइनस। यहाँ पर क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। आई बात समझ? तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आपने देखो जब बंदूक चलाते हैं जब बंदूक चलाते हैं तो कहां पर? कंधे पर रख के चलाया। क्यों? क्योंकि जब कंधे से उसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या करती है? धक्का मारती है पीछे की ओर, क्या करती है? झटका मारती है। बंदूक से जब गोली निकलती है तो क्या करती है? पीछे की ओर बहुत तेजी से झटका मारती है। जैसे ही आगे की ओर क्रिया हुई, पीछे की ओर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। आपने क्रिकेट के खिलाड़ी को देखा होगा, जब गेंद आती है तो क्या करता है? वो हाथ को पीछे को करता है, हाथ पीछे की ओर करता है, क्योंकि उधर से क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, और इधर की ओर क्या हो रही है? प्रतिक्रिया हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? और एक चीज देखा होगा, हाँ, तो क्या करता है? वो टाइम को कम करता है, टाइम को कम करता है। आई बात समझ? और एक चीज देखा होगा, जब जितनी बैट्समैन को देखा होगा, क्रिकेट के बैट्समैन को देखा होगा, जितनी तेजी से गेंद कोई बॉलर फेंकता है, जब बैट्समैन मारता है, बैट से मारता है, तो वह गेंद उतनी ही तेजी से जाती है, क्योंकि जब यहां से बॉल आई, बॉल इस पर हाथ बैट पड़ी तो क्या हुआ? ये एक्शन किया, वो एक्शन के बाद क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। जब रिएक्शन होगा तो कहां जाएगी? बहुत दूर जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। तो ये क्या है? एक्शन और रिएक्शन का। आई बात समझ? और जब हम किसी वस्तु पर मारते हैं तो उसी वह वस्तु भी हम पर उतना ही फोर्स लगाती है। दिस इज कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गई होगी बात समझ में कि ये एक्शन रिएक्शन ला क्या होता है? आ गई बात समझ में? तो चलिए आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे चाल। इसकी बात करेंगे चाल। हाँ, इसकी बात करेंगे चाल। चाल मतलब क्या होती है? स्पीड। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? आइए बात करते हैं स्पीड। तो सबसे बेसिक सी बात है कि समझते हैं चाल। हाँ, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सिंपल सी बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दूरी मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी को पता है। चाल इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि समय बराबर कितना हो जाए? एक को हिंदी वो क्या बोलते हैं फिजिक्स में? एकांक। क्या बोलते हैं? एकांक। तो अगर इसकी परिभाषा आपको देनी हो चाल को, तो एकांक समय में अगर ये एक हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या हो जाएगी? दूरी। तो एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या, चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। फिर समझ लीजिए, एकांक समय में, एकांक मतलब एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। आ गई होगी बात समझ? फिर समझ लीजिए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चाल। क्लियर हुआ? या एक परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा, ये दूसरी परिभाषा है, आप किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा दूरी को तय करने में, तथा उस दूरी को
तय करने में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी चाल क्या है। ठीक है, तो चाहे कहते हैं दूरी और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। या एकांत समय में चली गई दूरी को, क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक क्या होता है? मात्रक जो होता है इसका वो होता है भैया, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। और राशि कैसी होती है? राशि मतलब सदिश, अदिश ना। राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसकी बीमा क्या होती है? बीमा क्लास 11 में पढ़ा होगा, होती है LT माइनस 1। क्या होती है? LT माइनस 1। तो ये थी क्या हमारे पास? चाल थी। आई बात समझ। अब आगे बात करते हैं हम लोग चाल के प्रकार की। चाल कितने प्रकार की होती है? चाल बेसिकली 3 प्रकार की बताएंगे हम लोग। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की चाल के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पीड। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है। हेडिंग लगाएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में देखते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स। पहली क्या होती है? ऐसे समझेंगे, ऐसे, हाँ ऐसे समझिए। ये क्या है? एक समान चाल। एक समान चाल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी क्या बताया हमने? हाँ, असमान चाल। असमान चाल। अब असमान चाल को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब थर्ड इसमें बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज मींस समझ रहे होंगे आप लोग, क्या होती है? औसत चाल। क्या होती है? औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज। ठीक है, हाँ। तो ये थी 3 टाइप की चाल। अब इनको हम लोग डिस्क्राइब कर दे रहे हैं आपको। देखिए बहुत आसान तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। एक समान, समान से मतलब ये आपका कि समान मतलब बराबर तरीके से। बराबर तरीके से कैसे जानो कि एक समान चाल है क्या समान चाल है? देखो जैसे मैंने कह दिया ये कहा है? रायबरेली। और ये क्या है? लखनऊ। रायबरेली से लखनऊ की दूरी कितनी होगी? लगभग हम मान लेते हैं 80 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कह दिया ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 20 किलोमीटर है, और ये भी 20 किलोमीटर है, और ये भी क्या है? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने कहा अरावली से लखनऊ जाना है। ठीक है, ये मैंने कहा कि कोई एक प्लेस ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, मैंने कहा रायबरेली से पॉइंट ए तक जाने में आपको कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। फिर आपको कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। फिर आपको कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। फिर आपको कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि कैसे इसको परिभाषित करेंगे। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में, कितने? यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी, कितनी? समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं भैया? तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि एक समान चाल क्या होती है। देखिए
यहाँ पर 30 मिनट था, यहाँ पर भी 30 मिनट है, यहाँ पर भी 30 मिनट है और यहाँ पर भी 30 मिनट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 30 मिनट में 20 किलोमीटर गया, फिर 30 मिनट में 20 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर में 20 किलोमीटर गया, फिर 30 किलोमीटर में 20 किलोमीटर गया। इसका मतलब समय भी समान था और उसके द्वारा चली गई दूरियां भी क्या थी, समान थी। तो इस प्रकार की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं। वैसे जैसे ये रायबरेली है और रायबरेली से आप लोग कहाँ पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर यहाँ, ठीक है, यहाँ का इसके A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हमने कह दिया 30 मिनट और यहाँ पर भी 30 मिनट, ठीक है। यहां से मैंने कहा कि 20 किलोमीटर आप गए, कितना गए, 20 किलोमीटर गए। फिर हमने कहा कि यहाँ पर आप 15 किलोमीटर गए, कितना गए, 15 किलोमीटर गए। फिर हमने कह दिया यहाँ पर आप 25 किलोमीटर चले गए, कितना चले गए, 25 किलोमीटर चले गए, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर कह दिया यहाँ पर आप गए 10 किलोमीटर गए, कितना गए, 10 किलोमीटर गए, 10 नहीं, यहाँ पे कहते थे 20 किलोमीटर, कितना हो गया, 20 20 40 45 45 15 60 20 80, ठीक है। कितना हो गया, ये आपका 80 किलोमीटर हो गया। कितने किलोमीटर हो गए, 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, समय तो आपको 30 ही दिया गया, लेकिन आपकी चाल क्या हुई, 20 हुई, कहीं 15 हुई, कहीं 25 हुई और कहीं पर फिर से 20। इसका मतलब यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में, समान समय में आसमान दूरी, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में क्या करती है, असमान दूरी तय करती है, तो उस प्रकार की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, असमान चाल कहते हैं। फिर समझिए, 30 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 मिनट में 15 किलोमीटर, 30 मिनट में 25 किलोमीटर, 30 मिनट में कितना गया, 30 मिनट में आप कितना गए, 20 किलोमीटर गए। इस प्रकार की दूरी को, मतलब समय तो आपको पास समान था, लेकिन आपने जो दूरियां तय की, क्या की, अलग अलग दूरियां तय की। जब आप अलग अलग दूरियां तय करते हैं तो उस प्रकार की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रकार की चाल को क्या बोलते हैं, असमान चाल कहते हैं, ठीक है। अब बात आई इसकी औसत चाल। औसत चाल का क्या होता है समझिए, फार्मूले समझ लीजिए। औसत चाल का होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब कुल दूरी बटे कुल समय आया, कितना आया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल का मतलब क्या हुआ है, कुल दूरी, क्या हुआ, कुल दूरी मतलब क्या, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल उस पर लगे कुल समय को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। जैसे इसी एग्जांपल समझिए, पहले आप कितना गए, 20 प्लस कुल दूरी, फिर कितना 15 प्लस फिर 25 फिर प्लस फिर कितना 20 और बटे कितना समय लगा, 30 60 30 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 30 मिनट, ठीक है। कितना हो गया 20, ये हो गया 80 हो गया, 80 किलोमीटर हो गया। 20 30 30 60 120 मिनट मतलब क्या 2 आवर हो गया, 40 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या किया, एवरेज स्पीड क्या थी, औसत चाल आ गई आपके पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात, हाँ। तो ठीक है, तो ये थी हमारी चाल के बारे में कुछ उनके प्रकार थे और उनकी परिभाषाएं थी। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे थे कि चाल, आपने चाल भी सुना और वेग भी सुना है। क्या सुना है, चाल और वेग। थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, चाल और इसमें वेग में समझ लीजिए। ये है स्पीड, ये है वेलोसिटी। थोड़ा सा अंतर समझिएगा। तो यहां पर स्पीड
स्पीड चाल बराबर जो होती है वो होती है दूरी बटे समय। क्या होती है? दूरी बटे समय। ठीक, यहां पर वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये कैसी राशि होती है? अदिश। कैसी होती है? अदिश। ये कैसी राशि होती है? सदिश। कैसी होती है? सदिश। ये इसकी बीमा क्या होती है? LT माइनस 1। इसकी बीमा क्या होती है? LT माइनस 1। क्या होती है? LT माइनस 1। ठीक है, अब बात समझिए, सब कुछ सेम है, ये सेम है, इसकी सेम है, थोड़ा सा अंतर है इसमें ये इसका रिलेशन सेम है। क्या अंतर है? ये अदिश राशि और ये सदिश राशि। क्यों? सब कुछ सेम, यहां पर भी समय, यहां पर भी समय, यहां पर दूरी है और यहां पर क्या है? विस्थापन। इसका मतलब दूरी जो होती है वो क्या है? एक अदिश राशि है, और एक जो विस्थापन है वो क्या है? एक सदिश राशि। बात समझ रहे? तो बस इतना सा अंतर है। कभी भी आपको चाल और वेग में अंतर समझाना हो तो आई होप आप समझा ले जाएंगे। हाँ, अब थोड़ा सा दूरी और विस्थापन का अंतर समझा देते हैं। जैसे मैंने कहा पॉइंट ए और ये क्या है? पॉइंट बी। आपको ए से बी तक जाना है, ऐसे ऐसे घूमकर जा सकते थे आप, ऐसे 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 घूमकर यहाँ तक चले गए। तो ये जो दूर यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी आपने लंबाई कवर की वही आपकी क्या कहलाई? दूरी कहलाई। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को इससे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो ये था आपका विस्थापन और ये क्या थी आपके पास? दूरी। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।